हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी डीएसवर। सो गाइज, जैसा कि आज आपका रेलवे ग्रुप डी का 28 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया था कंप्लीट दोस्तों, जिसका मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ यहां पर बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो देख लेते हैं किस प्रकार के आज आपके 28 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जो भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। और साइड में एक बेल आइकन यानी कि घंटे का निशान दिख रहा होगा तो उसको जरूर प्रेस करके रख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 विच कंट्री रैंक्ड एट द फर्स्ट प्लेस। हैप्पीनेस कंट्री इन द वर्ल्ड यानी 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो जहां पर इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं 2025 के विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर जो देश रहा है ये फिनलैंड देश रहा है। और फिनलैंड ये आपका लगातार 8 वर्षों से इस सूचकांक में पहले स्थान पर आ रहा है। तो ऑप्शन डी यहां पर फिनलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे स्थान के बारे में अगर पूछा जाए तो इस सूचकांक में डेनमार्क दूसरे स्थान पर और आइसलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। और वहीं भारत की रैंकिंग की अगर बात की जाए तो 2025 में भारत विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है 118वें पायदान पर रही है और 2024 में 126वें पायदान पर रहा था। और वहीं पर दक्षिण एशियाई राष्ट्र रैंकिंग की अगर बात करें तो इस सूचकांक में 2025 में नेपाल 92 पोजीशन पर रहा है और पाकिस्तान 109 पर रहा है और म्यांमार 126वें पायदान पर और श्रीलंका 133वें और बांग्लादेश आपका 134वें पायदान पर आपका रहा है। और सबसे निचला देश अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस सूचकांक में सबसे निचला पायदान पर कौन सा देश रहा है तो ये आपका अफगानिस्तान रहा है, जो कि 147वें पायदान पर रहा है। और लगातार चौथे वर्ष पर ये लगातार इस पायदान पर रहा है। वहीं पूछ लिया जाए 2025 में भारत का स्कोर कितना रहा है, तो 2025 में जो सूचकांक में भारत का स्कोर वो 4.389 रहा है। और इस सूचकांक में 0 से लेकर 10 तक रहता है, जिसमें भारत का स्कोर 4.389 ये आपका रहा है। और भारत ये इस सूचकांक में 147 देशों में से 118वां पायदान पर रहा है। तो ये सारे फैक्ट आपको यहां पर ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, हु टुक चार्ज एज द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 14 मई 2025। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया गया था, जहां पर ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। मैं आपको बता दूं जैसे कि न्यायमूर्ति और भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया था और उसी दिन इन्होंने शपथ भी ग्रहण किया था। और ये स्थान किसका लिए थे, तो संजीव खन्ना का स्थान ले लिए थे। और इनका कार्यकाल जो संजीव खन्ना थे इनका 13 मई 2025 का जो टाइम पीरियड था उसमें ये इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और ये 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। और न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। और इनका स्थान यहाँ पर कौन लिए हैं, इनकी सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के नए 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ये 24 नवंबर 2025 को पद की शपथ ली हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे एक रिपीटेड क्वेश्चन आया था और ये आपको कल के यहाँ पर एनालिसिस या वीडियो में करवाया था। और एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन 21 अप्रैल 2025 एट मैड्रिड विच टीम ऑन द लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर एट द 25th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। यानी कि 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ष टीम ईयर का पुरस्कार ये किस टीम को मिला था, तो ये आपका फुटबॉल क्लब को दिया गया था। सॉरी, रियल मैड्रिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और मैं आपको बता दूं 2025 के लॉरियस और स्पोर्ट अवार्ड से लगातार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बनेगा। तो विजेताओं की अगर बात करें वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द मैन ऑफ द ईयर, तो ये स्वीडन के मुंडो डुप्लांटिस को दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया है पुरस्कार यूएसए सिमोन बाइस को दिया गया है ये पुरस्कार। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो स्पेन के रियल मैड्रिड को दिया गया है।
और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये स्पेन के लामिन यमाल को दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये ब्राजील के रेबेका एंड्रेडे को पुरस्कार दिया गया है। स्पोर्ट पर्सन विद द डिसेबिलिटी का पुरस्कार जो है ये चीन के जियांग युयान को दिया गया है। और एक्शन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये यूनाइटेड किंगडम टॉम पिककॉक को दिया गया है। और स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है ये किक फॉर लाइफ लेक्थोस को दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड ये राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है तो यूएसए के कैली स्क्लेटर को दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से आपसे पूछा गया था आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इन 2025 अलोंग विच बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मोमेंट क्रॉसिंग सस्पेंडेड। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस सीमा पर आवाजाही बंद कर दी गई थी? तो मैं आपको बता दूं ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को 7 मई 2025 को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा अटारी वाघा सीमा पर भी आवाजाही निलंबित कर दी गई थी यहां पर आने जाने के लिए। और साथ में जो आपका पाकिस्तान है ये इसके नागरिकों के सभी वीजा रद्द कर दिए गए थे। तो ऑप्शन में आपका वाघा अटारी सीमा दिया गया था। तो ऑप्शन ए वाघा अटारी सीमा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा था इन 2025 ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 2025 में विश्व हिंदी दिवस ये आपका 10 जनवरी को मनाया गया है। तो ऑप्शन बी 10 जनवरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की शिफ्ट में अगर ये इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसके थीम क्या रहे तो विश्व हिंदी दिवस 2025 की जो थीम है ये एक यहाँ पर ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड यानी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है। और ये 2025 का थीम रहा था। इसके अलावा अगर ये विश्व हिंदी दिवस की बात कर ली हमने, अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में पूछता तो ये प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको फैक्ट लर्न करते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से यहां पर पूछा गया था बाय द एंड ऑफ 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज डायरेक्टेड बैंक टू माइग्रेट एंड कनेक्टेड विथ विच डोमेन। भारतीय रिजर्व बैंक 2025 के अंत तक बैंकों को किस डोमेन से जुड़ने का निर्देश दिए गए हैं? जहां पर हूबहू ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत तक सभी बैंकों को अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टलों को बैंक.इन डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। और इस कदम का जो उद्देश्य रहा है ये ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और जिससे ग्राहकों को असली और नकली वेबसाइटों के बीच अंतर करने में आसानी हो सके। तो ये आपको बैंक.इन ऑप्शन दिया गया था। तो ऑप्शन बी बैंक डॉट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा अगस्त 2025 में पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर अपने कॉरपोरेट वेबसाइट को नए बैंक.इन डोमेन में स्थानांतरित कर भी दिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से यहाँ पर पूछा गया था रिसेंटली crores of rupees in asset and cash were seized in कर्नाटका प्राइमली बाय विच एजेंसी। हाल ही में कर्नाटक में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नगद जब्त किया गया है। ये कार्रवाई मुख्यतः किस संस्था के द्वारा यहाँ पर की गई थी? तो जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके एग्जाम में। तो आपको बता दूं यहाँ पर 25 नवंबर 2025 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कर्नाटक लोकायुक्त ने यहाँ पर राज्य के 10 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध छापामारी करते हुए करीब 30.31 करोड़ रुपए की यहां पर असमान रूप से अधिक संपत्ति जब्त कर ली है। ये आपका किस संस्था के द्वारा जब्त की गई है? तो ये आपका कर्नाटक लोकायुक्त। ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में ये दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका कर्नाटक लोकायुक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं बताऊं अक्टूबर 2025 में एक अलग अभियान में लोकायुक्त ने अन्य 12 सरकारी अधिकारियों से अनुमानित 381.08 करोड़ मूल्य रुपए की संपत्ति को जब्त किया था। तो हो सकता हो ये रिसेंटली इतना करंट नहीं पूछा गया हो। इन दोनों में आपका जो उत्तर होगा ये कर्नाटक लोकायुक्त ही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछा गया था जो कि न्यूमेरिकल था कि व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohms एंड 5 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्कल। यदि 15 ओम यहां पर कर लेना और 5 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए
जाए और उनके सिरों के बीच जो वहां पर विभवांतर 12 वोल्ट हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा ये कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया था। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। तो जब भी आपका ये क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम में दिया हो तो सबसे पहले प्रतिरोध का आप लोग क्या निकालोगे, योग निकालोगे। आर टोटल क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। R1 कितना दिया हो, 15 ओम प्लस 5 ओम, तो ये आपका टोटल कितना निकल कर आएगा, 15 5 ये कितना होता है, 20 ओम होता है। और हम लोग ओम्स के नियम जानते हैं। ओम्स का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर होता है। हमको निकालना है क्या, I और R। I हमारा करंट है, I इक्वल टू B बाई आर आ जाएगा। I हमें निकालना है, B हमारा दिया गया 12। तो ये अगर हम इसका 12/20 करेंगे तो 12/20 जो आपका करंट निकल कर आएगा ये 0.6 एम्पियर निकल करके आएगा। यानी कि 0.6 एम्पियर ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर इज एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन एन एटम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं। इस प्रकार के ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा परमाणु की संरचना के अकॉर्डिंग जो आपका न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है या प्रोटॉन होता है, ये धनावेश और न्यूट्रॉन जो होते हैं ऋणावेशित कण होते हैं, वे नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तरों यानी एनर्जी सेल ऑर्बिट में पाए जाते हैं। तो ये कहां पर होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। तो ऑप्शन सी जो भी स्टूडेंट करेक्ट किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस कार्ड, यानी एक गोलाकार लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास है, ये क्या कहलाता है। ये गोलाकार लेंस के वृत्ताकार प्रभावी जो व्यास है इसको अपर्चर यानी कि छिद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहां पर छिद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गोलाकार लेंस आपसे पूछे या दर्पण पूछा जाए उसमें दोनों में वृत्ताकार रूपरेखा का जो प्रभावी व्यास होता है ये छिद्र अपर्चर कहलाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से आपसे पूछा गया था द आउटर वॉल ऑफ अ ट्रीज प्राइमरी स्ट्रक्चर सेल्स वॉल इन मेनली कंपोज्ड ऑफ विच सब्सटेंस, पेड़ की प्राथमिक संरचनात्मक कोशिकाओं या कोशिका भित्ति की बाहरी दीवार ये मुख्यतः किस पदार्थ से बना होता है। जहां पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पेड़ की जो सबसे भारी भित्ति कौन सी होती है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है ये मुख्य रूप से आपकी सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से बना होता है। और ये साथ ही इसमें क्या होता है, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन जैसे यौगिक होते हैं। और ये परत जो कोशिका को कठोरता, जो कोशिकाएं होती हैं उनको कठोर और एक निश्चित आकार प्रदान कराती हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर सेलुलोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से आपसे पूछा गया था क्या विच इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट कंटेंट फाइनल वोकेलिटी, यानी कि यहां पर गति का वह कौन सा समीकरण है जिसमें अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी नहीं होती है। तो ये आपसे पूछा जाए। पहला दिया गया था v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। और अगला दिया गया था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। और तीसरा जो समीकरण होता है ये आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, 2as होता है। तो यहां पर अंतिम वेग किसमें नहीं होता है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर में अंतिम वेग नहीं होता। क्यों, क्योंकि इस समीकरण में आप देख सकते हैं जो विस्थापन यानी कि s यहां पर विस्थापन दिया गया है, प्रारंभिक वेग u भी दिया गया है, समय भी आपकी t दी गई है और साथ में a यानी कि एक्सेलरेशन त्वरण के बीच में यहां पर संबंध बताने का वर्क करता है। तो इस समीकरण में आपका अंतिम वेग नहीं होता है। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द बोटमेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल इनकरेक्ट, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल के बारे में कौन सा कथन सही है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में जब मैं बात करूं तो जब कोई वस्तु द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। और यह सिद्धांत ये बताता है कि किसी वस्तु का वजन कितना कम हो जाता है और जब उसे किसी
किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है, लिक्विड में डुबोया जाता है, यह खोया हुआ भाग वास्तव में आपका विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग उत्प्लावन बल की मैं बात करूं तो ये जो ऊपर की तरफ लगने वाला बल है ये किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर वर्क करता है। और तो इनमें से आपके जो भी ऑप्शन में जिस प्रकार से दिया गया होगा, क्योंकि कथन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग ये किसके डिजाइन के लिए किया जाता है, तो आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग यहां पर सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्यूरिफाइड बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, आसवन विधि से निम्नलिखित में से किसे शुद्ध किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम में ये 4 ऑप्शन नहीं दिए गए थे, लेकिन मैं खुद से यहाँ पर ऑप्शंस बनाए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया अपने तरफ से ऑप्शन से सेलेक्टेड हुए हैं। तो यहाँ पर डिस्टिलेशन मेथड से ये आपका द्रव्य जैसे कि पानी या फिर नमक जो है, पानी का मिश्रण हो गया, और कम क्वथनांक वाली जो धातुएं होती हैं जैसे कि यहाँ पर देख ले जिंक, कैडमियम और पारा, ये आसवन विधि यानी कि डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा ये शुद्ध की जाती हैं। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन दिए गए होंगे वो करेक्ट हो जाएगा। या फिर धातु के बारे में पूछा गया होगा कि किस धातु को यहाँ पर शुद्ध किया जाता है, तो जिंक, कैडमियम और पारा धातुओं को शुद्ध किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही है। जहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट ये था कि साउंड इज नॉन मैकेनिकल, ध्वनि एक अयांत्रिक होता है। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया था कि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी कि ध्वनि के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये 2 कथन आपके दिए गए थे और इस प्रकार के यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे नीचे। तो पहले कथन को अगर हम पढ़ना चाहें कि ध्वनि आंतरिक होता है, तो ये जो कथन है सरासर गलत हो जाता है, क्योंकि ध्वनि जो है एक मैकेनिकल वेव होता है यानी यांत्रिक तरंग होता है, और इसका जो प्रसार है ये कणों के कंपन यानी कि उसके कंपन के कारण होता है। ध्वनि के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि ध्वनि जो है ये ठोस, द्रव और गैस में यहाँ पर चल सकती है, मूवमेंट कर सकती है, लेकिन यहाँ पर वैक्यूम निर्वात में ये यहाँ पर गति नहीं कर सकती। इसलिए केवल सेकंड स्टेटमेंट ही आपका सही है, यानी कि कथन सही आपका ऑप्शन किस में दिया गया है, बी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको सही कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आपको यहां पर सही कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट नॉट ग्रो इक्वली, पौधे के सभी भाग समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ऑक्सीन हार्मोन्स होता है, और जब पौधे के सभी भागों को समान रूप से प्रकाश नहीं मिलता तो ऑक्सीन छायांकित भाग की ओर अधिक एकत्रित हो जाता है, और इसी छाया वाले भाग में कोशिकाओं की अधिक लंबाई वाली वृद्धि होती है, यानी कि इलोंगेशन बढ़ जाती है, और पौधा उसी दिशा में आपका मुड़ करके बढ़ता रहता है। और इसी घटना को यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म यानी कि प्रकाश का प्रकाशनुवर्तन कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट कारण जो होगा इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डज नॉट रीच ऑल पार्ट्स, पौधे के सभी भागों तक समान मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिसके कारण यहाँ पर आसमान में समान मात्रा में ये पौधे नहीं वृद्धि कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन रिएक्शन से आया था, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन इथेन इज मिक्स्ड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड हीट, जब एथेन को ब्रोमीन के साथ परावैंगनिक प्रकाश, यूवी लाइट या ऊष्मा में मिलाया जाता तो क्या बनता है। जहां पर ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो मैं आपको यहां पर बता दूं जो आपकी एथेन है ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के रूप में आती है, और यूवी प्रकाश यानी कि हीट, ऊष्मा की उपस्थिति में एल्केन हाइड्रोजन के साथ मुख्यतः फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रेडिकल देता है या रिएक्शन देता है। जब आप इसकी रासायनिक केमिकल रिएक्शंस करवाओगे तो आप एथेन को जब ब्रोमीन या प्रोपेन के साथ, तो यानी कि प्रकाश ऊष्मा की उपस्थिति में, तो ये क्या देता है, ये आपका यहाँ पर एक इथाइल ब्रोमाइड देता है, यानी कि ब्रोमो इथेन जिसको बोलते हैं, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी आपका बना देता है। तो ऑप्शन में आपका इथाइल ब्रोमाइड दिया गया था, तो इथाइल ब्रोमाइड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर ऑप्शन में ब्रोमो इथेन दिया गया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 विच सिटी इन इंडिया इज द लीडिंग स्टार्टअप हब। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर ये कौन सा रहा है। जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ये जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला जो शहर है ये बेंगलुरु शहर है। तो बेंगलुरु ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैश्विक रैंकिंग में बेंगलुरु ये कितने स्थान पर रहा है, तो ये आपका 10वें स्थान पर रहा है। स्टार्टअप शहर में 10वें पायदान पर आता है, लेकिन भारत में ये आपका पहले पायदान पर आता है, प्रथम स्थान पर आता है। अगर इसकी विकास दर की बात करें तो 13.8% रहा है, जो कि भारत के अग्रणी स्टार्टअप शहर बनाती हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा वैश्विक रैंकिंग यानी कि कौन सा शहर रहा है, तो यहाँ पर अमेरिका ये आपको यहाँ पर डल हो गया होगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा यौन रोग विषाणु से होता है, तो यहाँ पर हो बहु ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो एक ऑप्शन यहाँ पर HIV, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस होता है, जो कि एक विषाणु जनित यौन रोग है। और ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को ये कमजोर कर देता है और आगे चलकर एड्स का कारण बन जाता है। और इसके अलावा अगर ऑप्शन में गोनोरिया दिया गया था, बैक्टीरिया से होता है। और किसके कारण, ये आपका नेसेरिया गोनोरिया के कारण होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, जो कि साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। टीबी जी होता है, ये टीबी ये आपके बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। यानी ये भी आपका यौन रोग यानी कि ये विषाणु से होता है, HIV होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि व्हाट हैपन टू सॉलिड फूड आफ्टर इज द ईटन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर भोजन का क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, पाचन तंत्र में जो ठोस भोजन होता है उसको खाने के बाद मुख्य प्रक्रिया ये डाइजेशन यानी कि पाचन हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर पाचन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि इफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज गुड व्हाट विल बी द आउटकम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा है तो गर्भावस्था में क्या परिणाम होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो यदि प्रजनन स्वास्थ्य स्वस्थ है तो गर्भावस्था सामान्य रूप से आगे बढ़ जाएगी और शिशु की स्वस्थ जन्म की संभावना अधिक हो जाएगी, यानी कि स्वस्थ बालक आपका पैदा हो जाएगा और इससे इसकी संभावना ज्यादा बनती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आया था कि विच मेजर इंटेंटिव हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड फॉर हैंडेड कोस्टल एरियाज। यानी कि भारत सरकार ने 100 तटीय क्षेत्रों मछुआरों के गांवों के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल स्टार्ट की है। तो यहाँ पर मछुआरों के गांवों के लिए मुख्य रूप से हाल ही में यहाँ पर CRCFV यानी जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव, जिसको यहाँ पर इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म फिशरमैन विलेज यानी इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो पहल है ये किस योजना के तहत, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक हिस्सा माना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है ये देश भर के 100 मौजूदा मछुआरों गांवों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना है। तो यहाँ पर ये किस ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन बी में दिया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन फुटबॉल क्लब ऑन द 2025 कलिंगा सुपर क्लब, यानी 2025 में कलिंग सुपर कप 2025 में किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जीत दर्ज की थी। हालांकि यहाँ पर उप विजेता के बारे में कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि विजेता या उप विजेता के बारे में पूछा गया था, तो दोनों में आपको बताऊंगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर कलिंग सुपर कप 2025 का जो फाइनल मैच है इसमें 3 मई 2025 को ये खेला गया था। और जिसके मध्य यानी कि ये FC गोवा और जमशेदपुर FC के मध्य ये 2 टीमों के मध्य खेला गया था, जिसमें फाइनल मैच में यहाँ पर FC गोवा ने जमशेदपुर FC को यहाँ पर 3-0 से हरा दिया था। यानी कि विजेता अगर पूछा गया होगा तो FC गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और उप विजेता अगर पूछा गया होगा तो जमशेदपुर FC आपका करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया होगा मैंने आपको यहां पर बता दिया गया। अगर इस प्रतियोगिता के बारे में पूछा जाए तो 20 अप्रैल 2025 में और 3 मई 2025 के मध्य ये आपका फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर कप 2025 का आयोजन कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था और इसे सुपर कप के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद कर लेना। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था,
तो ये आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का 5वां संस्करण था। यानी कि 2025 में कौन सा संस्करण हुआ था, तो आपका 5वां संस्करण हुआ था। और 5वें संस्करण में टोटल 15 टीमों ने भाग लिया था और टोटल इसमें 14 मैच हुए थे जो खेले गए थे, जिसमें एफसी गोवा ने दूसरी बार इसका खिताब जीत लिया था। और एफसी गोवा के यहाँ पर बोर्जा हरेरा इनको शानदार प्रदर्शन के लिए कलिंग प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया था। और साथ में यहाँ पर बोर्जा हेरेरा हैं, ये गोवा के खिलाड़ी हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। और वहीं पर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के बारे में पूछा जाए तो जमशेदपुर एफसी के एल्विनो गोम्स को चुना गया था, सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर का पुरस्कार दिया गया था। और एफसी गोवा का अगर कप्तान पूछा जाए तो ये आपके ऑनोरिया जो है ट्रेफसी गोवा के कप्तान रहे और इनके मुख्य कोच यहाँ पर मनोलो मार्केस थे। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था व्हेन अ स्विंग मूव्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू द एक्सटेंस पोजीशन व्हाट हैपेंस टू इट एनर्जीज। जब एक झूला अपने औसत मध्य बिंदु से चरम यानी अत्यधिक बिंदु की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। जहां पर ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए गए थे, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका झूला होता है ये सिंपल पेंडुलम यानी कि लोलक जिसको बोलते हैं पेंडुलम जैसा व्यवहार करता है। और ये मेन पोजीशन जब औसत बिंदु पर रहता है तो इसका वेग अधिकतम होता है और इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम हो जाती है। और जैसे जैसे आपका ये ऊंचाई न्यूनतम होती जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा नियंत्रित हो जाती है, न्यूनतम पर आती जाती है। और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, चरम बिंदु की तरफ ये जाता है, तो ये ऊंचाई इंक्रीज होती रहती है और पोटेंशियल एनर्जी ये बढ़ती जाती है और वेग आपका घटता रहता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी आपकी घटती जाती है। इसलिए इसका सही कथन जो होगा, जब एक झूला अपने औसत बिंदु से यहाँ पर चरम बिंदु की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो ये जो आपका स्थितिज ऊर्जा जो है ये बढ़ता है और गतिज ऊर्जा ये आपकी घटती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए। अगर मैं मैथ के कुछ क्वेश्चंस की बताऊं तो यहाँ पर ए किसी कार्य को यहाँ पर 77 दिन और ए बी से 75 दिन अधिक है, सी बी से 40 दिन अधिक है और बी और सी उसको 3 दिन तक करते हैं, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। इस प्रकार से टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था और इसके सॉल्यूशन के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर 34 बच्चों का एवरेज वेट यहाँ पर 47 किलोग्राम है। ठीक है, और यदि यहाँ पर सिर का ऐड करने पर वेट ये एवरेज 56 हो जाता है तो सिर का जो वेट है ये कितना होगा। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आया था, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैथ से था, 2 संख्याएं 2:3 के रूप में है जिसका HCF 6 है, तो LCM पूछा गया था तो स्टूडेंट ने 36 यहाँ पर करेक्ट आंसर बताया था। 36 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके आए थे, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पर लिंक आपको मिलेंगी, आप वहां से भेजिएगा जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम होता जाए। ठीक है, तो ये कैसी लगी ये क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यहाँ पर अपनी रेटिंग जरूर दीजिएगा, हाइप करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपने एनालिसिस पाने के लिए अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह से रियल एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।